हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू रिपेयर। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज टिश्यू रिपेयर और टिश्यू हीलिंग। रिपेयर को हम कॉमनली हीलिंग भी बोलते हैं। क्या होता है टिश्यू रिपेयरिंग और हीलिंग, समझिएगा। सपोज करिए आपको कोई टिश्यू था, ठीक है, और इस टिश्यू पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई इंजरी होती है। तो यहाँ में क्या देखने को मिलती है, कोई इंजरी देखने को मिलती है। तो इस इंजरी की वजह से इस टिश्यू का जो आर्किटेक्चर होगा, यानी शेप एंड साइज होगा, उसमें चेंजेस आएंगे और इस टिश्यू का जो फंक्शन था वो भी अफेक्टेड हो सकता है। तो टिश्यू क्या करेगा, ये टिश्यू कोशिश करेगा कि ये अपने इस आर्किटेक्चर को, जो उसका नॉर्मल आर्किटेक्चर था, जो उसकी नॉर्मल शेप एंड साइज थी और उसका जो नॉर्मल फंक्शन था, उसको रिस्टोर करना चाहेगा। तो इंजरी के बाद, आफ्टर इंजरी, टिश्यू का अपने नॉर्मल आर्किटेक्चर, नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर करना ही क्या कहलाता है, रिपेयरिंग कहलाता है या फिर हीलिंग कहलाता है। रिपीट अगेन, इंजरी के बाद किसी टिश्यू द्वारा उसके आर्किटेक्चर और उसके फंक्शन को रिस्टोर करना ही क्या कहलाता है, रिपेयरिंग या फिर हीलिंग कहलाता है। दोनों कॉमन टर्म्स हैं, बट मोर प्रायोरिटी की बात करी जाए तो रिपेयरिंग टर्म तब ज्यादा हम यूज करते हैं जब रिस्टोरेशन पेरेन्काइमल टिश्यू का हो या फिर कनेक्टिव टिश्यू का हो। लेकिन रिस्टोरेशन अगर सरफेस एपिथेलियम का है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हीलिंग बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप कॉमनली यूज कर सकते हैं दोनों वर्ड्स को। अच्छा, अब जो रिपेयरिंग या हीलिंग है वो दो तरीके से परफॉर्म होती है या दो मेथड्स में होती है। एक मेथड का नाम है बाय रीजनरेशन एंड दूसरा मेथड है बाय स्कार फॉर्मेशन। अच्छा, कब रीजनरेशन होगा, कब स्कार फॉर्मेशन होगा? तो रीजनरेशन बेसिकली तब होता है जब आपकी जो इंजरी है वो माइल्ड इंजरी है, यानी बहुत छोटी मोटी इंजरी है। और इंजरी कैसी है, सुपरफिशियल इंजरी है। ठीक है, अब जब माइल्ड इंजरी है, सुपरफिशियल इंजरी होती है, तो वो जो इंजर्ड टिश्यू है वहां जो सेल्स रह गई हैं, जो रेजिडुअल सेल्स हैं जो इंजर्ड नहीं हुई थी, वो जो बची हुई सेल्स थी उस टिश्यू की, वो क्या करेंगी, अपने अंदर प्रोलिफरेशन करेंगी। क्या करेंगी, प्रोलिफरेशन करेंगी, यानी सेल डिवीजन करेंगी। और सेल डिवीजन करके क्या कर लेंगी, जो इंजरी वाला स्पेस था उसको क्या कर लेंगी, ऑक्यूपाई कर लेंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कहां होगा रीजनरेशन, जहां माइल्ड इंजरी है और जो इंजरी वाला प्लेस है उसकी जो सेल्स हैं उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकती हैं, रीजनरेशन कर सकती हैं, प्रोलिफरेशन कर सकती हैं, सेल डिवीजन कर सकती हैं। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हमारी एपिथेलियम थी, कोई माइल्ड इंजरी हुई थी, ठीक है, सुपरफिशियल इंजरी हुई थी, तो यहाँ सेल्स डैमेज हुई थी, तो जो आसपास की जो पड़ोस वाली सेल्स थी इन्होंने क्या किया, प्रोलिफरेशन किया, सेल डिवीजन किया और वापस अपने टिश्यू को क्या कर लिया, रीजनरेट कर लिया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट रीजनरेशन। लेकिन सपोज करिए कि आपकी जो इंजरी है वो कैसी है, सीवियर इंजरी है। तो अगर सीवियर इंजरी है, या फिर ये कहिए कि जहां इंजरी हुई है उस टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, प्रोलिफरेट कर सके। जैसे यहां रीजनरेशन के केस में क्या था कि जिस टिश्यू में इंजरी हुई थी उस टिश्यू की जो सेल्स थी उनके पास ये कैपेसिटी थी कि वो सेल डिवीजन कर सकें, प्रोलिफरेट कर सकें और प्रोलिफरेट करके जो भी लॉस्ट पार्ट है उसको क्या कर सके, रीजनरेट कर सके। लेकिन स्कार फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन वहां होता है या तो इंजरी सीवियर हो या फिर इंजरी उस टिश्यू में हुई हो जहां की जो सेल्स हैं उनके पास प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी नहीं है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है। और अगर कैपेसिटी है भी तो फिर टिश्यू के अंदर डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है कि वो प्रोलिफरेशन कर नहीं सकते। तो दो केस, तीन बात मैं बताना चाह रहा हूं। पहला कि जो इंजरी जो है वो सीवियर है। दूसरा, जो इंजरी जिस टिश्यू में हुई है उसके अंदर या तो प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी नहीं है उनकी सेल्स के अंदर, और अगर कैपेसिटी है तब भी वो प्रोलिफरेट नहीं कर पा रही है क्योंकि टिश्यू के अंदर जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अगर सेल डिवाइड नहीं कर सकती, डिवाइड करके हम उसको रीजनरेट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि वो जो अफेक्टेड पार्ट है उस पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन करके जो हम रिपेयरिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं स्कार फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम एक सवाल आता है कि क्या रीजनरेशन और स्कार फॉर्मेशन एक साथ हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अगर कोई मीडियम इंजरी है, क्या है, ना बहुत ज्यादा माइल्ड इंजरी है ना बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी है, तो वहां पे आपको रीजनरेशन और स्कार फॉर्मेशन दोनों ही एक साथ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्कार फॉर्मेशन का जो डायग्राम है वो रोबिन्स में आप देख सकते हैं, इस तरीके से है। अगर आपका ये नॉर्मल टिश्यू था, यहाँ पे अगर आपकी इंजरी जो थी वो सीवियर हुई थी, जब सीवियर इंजरी हुई थी तो जहां की जो सेल्स है वो प्रोलिफरेट नहीं कर सकती थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिलिंग कर दी। किस चीज की फिलिंग कर दी है, कनेक्टिव टिश्यू की फिलिंग कर दी, कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन कर दिया, और कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन करके हमने क्या कर दिया, स्कार फॉर्मेशन कर दिया। तो बेसिकली दो चीजें हैं, एक तो है रीजनरेशन और दूसरा है स्कार फॉर्मेशन। बेसिकली आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। तो रीजनरेशन
जहां माइल्ड इंजरी होती है, सुपरफिशियल इंजरी होती है, सेल्स प्रोलिफरेट करके वापस रिगेन कर लेंगी। इसका फॉर्मेशन सीवियर इंजरी होती है, सेल्स प्रोलिफरेट नहीं कर सकते, और कर भी सकती हैं तो टिश्यू डैमेज इतना ज्यादा है कि वो कर नहीं पा रही हैं, और यहाँ पे जो रिपेयरिंग या हीलिंग होगी वो बाई डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम रीजनरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट स्कार फॉर्मेशन। तो व्हाट इज रीजनरेशन? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो रेजिडुअल सेल्स हैं, जो आपका जो इंजर्ड टिश्यू है उसकी जो रेजिडुअल सेल्स हैं वो क्या करेंगी, प्रोलिफरेशन करेंगी, और प्रोलिफरेशन करके क्या कर लेंगी, वापस रीजनरेट कर लेंगी। देखो, या तो ऐसा होगा कि उस टिश्यू के अंदर, या तो ऐसा होगा कि वो जो टिश्यू है उसके अंदर जो रेजिडुअल सेल्स हैं, ये टिश्यू है तो उसके अंदर जो रेजिडुअल सेल्स हैं, यानी वो सेल्स जो बच गई हैं, जो इंजर्ड नहीं हुई थी, या तो वो सेल्स मल्टीप्लाई करके प्रोलिफरेशन करके इस टिश्यू को रीजनरेट करेंगी। अगर ये सेल्स कैपेबल नहीं होती हैं तो इस टिश्यू के अंदर जो स्टेम सेल्स होती होंगी, कौन, स्टेम सेल्स होती होंगी, वो डिवीजन परफॉर्म करेंगी, और वो डिवीजन परफॉर्म करके क्या करेंगी, सेल्स प्रोड्यूस करेंगी। वो सेल्स जो होंगी वो मैच्योर होंगी, और मैच्योर होकर क्या करेंगी, इस टिश्यू के अंदर रीजनरेशन प्रोड्यूस करेंगी। तो रीजनरेशन या तो उस टिश्यू की जो रेजिडुअल सेल्स है, जो सेल्स बच गई हैं, जो इंजर्ड नहीं हुई थी, या तो वो परफॉर्म करेंगी अगर वो कैपेबल नहीं होती हैं, और अगर उस टिश्यू के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट है तो स्टेम सेल्स क्या करेंगी, डिवीजन करेंगी, मैच्योरेशन करेंगी, और वो उस टिश्यू को रीजनरेट करेंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कौन कौन से फैक्टर हैं जो रीजनरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग टिश्यू रीजनरेशन, तो वो है कि जो रीजनरेशन है ये किसके द्वारा ड्रिवन किया जाता है या किसके द्वारा चलाया जाता है, ये बाय ग्रोथ फैक्टर्स। अब ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं इनको कौन प्रोड्यूस करेगा, तो जो इंजर्ड टिश्यू के आसपास की जो सेल्स होंगी, नियर बाई सेल्स होंगी, लाइक उसके आसपास जो मैक्रोफेजेस होंगी, या उसके आसपास जो एपिथेलियल सेल्स होंगी या स्ट्रोमल सेल्स होंगी, वो इन ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करेंगी, जो इनिशिएट करेंगे रीजनरेशन को और प्रोसेस करेंगे रीजनरेशन को। ग्रोथ फैक्टर के अलावा जो उस इंजर्ड टिश्यू का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यानी सेल्स के बीच में जो टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है, उसका इंटरेक्शन उन सेल्स के साथ कैसा है, यानी रेजिडुअल सेल्स का इंटरेक्शन अपने टिश्यू फ्लूइड के साथ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या, रीजनरेशन। ओके, अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं जो प्रोलिफरेट कर सकती हैं ड्यूरिंग द रिपेयरिंग प्रोसेस। मतलब कोई टिश्यू है आपके अंदर, टिश्यू के अंदर ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो प्रोलिफरेट करती हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि रीजनरेशन वहीं पॉसिबल है, उस टिश्यू के अंदर पॉसिबल है जिसके अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो हम सेल टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रोलिफरेट करती हैं ड्यूरिंग द रिपेयरिंग प्रोसेस। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है रेमिनेंट सेल्स ऑफ द इंजर्ड टिश्यू, जो टिश्यू इंजर्ड हुआ है उसमें वो सेल्स जो इंजर्ड नहीं हुई हैं, जो ठीक ठाक हैं, अभी सही हालात में है, वो रेमिनेंट सेल। दूसरा होती है वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, यानी उस टिश्यू के अंदर जो भी ब्लड वेजल्स हैं उनकी ब्लड वेजल्स की जो एंडोथेलियल सेल्स हैं या जो भी ब्लड वेजल्स की सेल्स हैं वो। और तीसरा हमारा टिश्यू के अंदर होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि पहला केस क्या होगा कि जब भी टिश्यू के अंदर डैमेज होगा तो अगर हमें रीजनरेशन करना है तो कौन परफॉर्म करेगा, उस टिश्यू की जो रेमिनेंट सेल्स होती हैं। तो रेमिनेंट सेल्स क्या करती हैं, अटेम्प्ट करती हैं उस टिश्यू को क्या करने के लिए, नॉर्मली रिस्टोर करने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ वहां उस टिश्यू के अंदर जो वस्कुलर एंडोथेलियम सेल्स होती हैं या ब्लड वेजल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो नई ब्लड वेजल्स बनाती हैं। देखो यहाँ जो ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेजल्स से हो रहा है। तो नई ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेजल्स। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रिपेयरिंग चल रही है। रिपेयरिंग चल रही है तो इस एरिया में न्यूट्रिएंट की सप्लाई, फूड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड है। उसकी वजह से क्या होती है कि जो ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स के अंदर जो वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके न्यू ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से दोनों या रेमिनेंट सेल क्या करेंगी, डिवाइड करके रिस्टोरेशन करेंगी, और वस्कुलर एंडोथेलियल सेल से डिवाइड करके न्यू ब्लड वेजल बनाएंगी, जो इस रिस्टोरेशन के प्रोसेस में या इन सेल को क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, ताकि ये रैपिडली डिवाइड कर सकें और उस टिश्यू को क्या कर सकें, जल्दी से जल्दी रीजनरेट कर सकें। तीसरी तरह की जो सेल्स होती हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये देखो रीजनरेशन में हेल्प नहीं करती, बट यहां मैं इनका बता दे रहा हूं कि इनका क्या रोल होता है। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये बेसिकली स्कार फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। किसमें हेल्प करती हैं, स्कार फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। हम रीजनरेशन पढ़ रहे थे तो रीजनरेशन में ये दोनों सेल हेल्प करती हैं, रिमिनेंट सेल एंड वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती हैं ये भी टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं, बट इनका काम क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन। ये क्या करती हैं, जो साइट होता है इंजरी का वहां पे कोलेजन का फॉर्म करती हैं और कोलेजन का फॉर्मेशन करती हैं, साथ ही साथ उस जगह पे कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और इससे फिलिंग कराती हैं उस डिफेक्टेड या फिर अफेक्टेड पार्ट की।
ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट हेल्प करती है स्कार फॉर्मेशन में, जबकि रेमिनेंट सेल्स और वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द टिश्यू हेल्प्स इन द रीजनरेशन। अच्छा, अगर मैंने आपको बताया था कि रीजनरेशन जो होगा वो उसके लिए टिश्यू के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी जो सेल्स हैं उनके पास प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी हो, सेल डिवीजन की कैपेसिटी हो, क्योंकि सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होगी तो रीजनरेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो एबिलिटी ऑफ द टिश्यू ऑफ रीजनरेशन देमसेल्फ इज डिटरमाइंड बाय कि किसी टिश्यू के अंदर जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो किससे डिटरमाइन होगी। पहला कि उसके अंदर की जो उस टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनके पास क्या होनी चाहिए, प्रोलिफरेशन की या सेल डिवीजन की कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, उस टिश्यू के अंदर स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए। मैंने जब आपको रीजनरेशन बताया था तो रीजनरेशन में मैंने आपको बताया था कि रीजनरेशन दो तरीके से पॉसिबल है। एक तो जो टिश्यू इंजर्ड हुआ है उस इंजर्ड टिश्यू की जो बाकी की जो सेल्स रह गई हैं जिनके अंदर इंजरी नहीं हुई है, जिनको हम रेजिडुअल सेल्स बोल रहे हैं या रेमिनेंट सेल बोल रहे हैं, या तो वो सेल डिवीजन करेंगी। अगर ये इनकैपेबल है तो इस टिश्यू के अंदर जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट है वो डिवाइड करेंगी। तो अगर किसी टिश्यू के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी है कि नहीं, ये एबिलिटी है कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा, उस टिश्यू की लोकल सेल्स पे कि उनके पास प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं कि नहीं, ठीक है। इस एबिलिटी के बिहाफ पे जो हमारे जो टिश्यू होते हैं वो बेसिकली कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के टिश्यू होते हैं। एक होता है लेबाइल और कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू, दूसरा होता है स्टेबल टिश्यू और तीसरा होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इन ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रोलिफरेशन, लेबाइल और कंटिन्यूअस डिवाइडिंग टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, कंटिन्यूअसली डिवीजन की कैपेसिटी होती है। अगर सेल लॉस्ट हो जाती हैं तो उनको वापस रीजनरेट कर लिया जाता है बाई कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। अगर मैं इसका बात करूं, एग्जांपल का बात करूं, तो वो है हीमोपोएटिक सेल्स ऑफ बोन मैरो। आपने सुना है कि बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मरती रहती हैं, बनती रहती हैं, ठीक है। सरफेस एपिथेलियम, हमारी जो स्किन वगैरह की जो एपिथेलियम होती है, कोई भी तरह की एपिथेलियम हो, इट में भी स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कॉलमनर, तो ये लेवल कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, लेवल टिश्यू में आते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कंटिन्यूअसली डिवीजन की। दूसरा होता है स्टेबल टिश्यू। स्टेबल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो क्वेसेंट फेज में होती हैं, जी नॉट फेज में होती हैं, यानी इनएक्टिव डोरमेंट स्टेज में होती हैं। इनके अंदर मिनिमम प्रोलिफरेशन कैपेसिटी होती है, लेकिन जब डिमांड आती है, जब रिक्वायरमेंट हो, जब इंजरी हो, ठीक है, या फिर लॉस हो जाए, तो उसमें ये क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती हैं, जो जी नॉट फेज से जी1 फेज में चली जाती हैं और फिर से सेल डिवीजन स्टार्ट कर देती हैं। इनको हम बोलते हैं स्टेबल टिश्यू, ठीक है। ये कहां पाया जाता है, पेरेन्काइमल सेल ऑफ सॉलिड टिश्यू, एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड द स्मूथ मसल सेल्स। इनके अंदर क्या पाया जाता है, स्टेबल टिश्यू पाया जाता है, जो जरूरत पड़ने पर एक्टिव हो जाता है, सेल डिवीजन करता है। रीजनरेशन बेसिकली इन दोनों की हेल्प से ही होता है, ठीक है। तो रीजनरेशन किस टिश्यू में पाया जाएगा, एक तो लेबल टिश्यू में पाया जाएगा और स्टेबल टिश्यू में पाया जाएगा। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू के अंदर की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। ये एक बार फॉर्मेशन हो गया, जो भी सेल्स थी एक बार फॉर्मेशन हो जाता है इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, उसके बाद पोस्ट नेटल यानी अगर ये बर्थ के बाद इन न्यू सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप न्यूरॉन की बात करें, कार्डिक मसल्स की बात करें या स्केलेटल मसल्स की बात करें, तो इन सेल्स के पास कैपेसिटी नहीं होती है प्रोलिफरेट करने की, ठीक है। तो अब ये प्रोलिफरेट नहीं कर सकती, तो इनका जो प्रोसेस था उसमें क्या होगा, स्कार फॉर्मेशन होगा। यानी अगर इस टिश्यू में इंजरी होती है तो सेल्स तो रीजनरेट नहीं कर पाएंगी, सेल तो रीजनरेट नहीं कर पाएंगी, तो जो भी एरिया एम्प्टी स्पेस होगा इंजरी की वजह से, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू की फिलिंग कर दी जाएगी और कनेक्टिव टिश्यू की फिलिंग करके उस पर क्या कर दिया जाएगा, स्कार फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे रीजनरेशन, तो रीजनरेशन किसके अंदर होगा, लेबाइल टिश्यू के अंदर और स्टेबल टिश्यू के अंदर, और स्कार फॉर्मेशन किसके अंदर होगा, परमानेंट टिश्यू के अंदर। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम बता रहे थे कि जो प्रोलिफरेशन है जिसमें सेल डिवाइड करेंगी, तो उसको सेल डिवीजन करने का जो सिग्नल है वो किसके द्वारा दी जाता है, सेल डिवाइड करो इसका सिग्नल कौन प्रोवाइड करेगा। तो अगर कहीं इंजरी हुई है तो इंजरी जहां होती है वहां की जो लोकल सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं ग्रोथ फैक्टर, और ये जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं ये हेल्प करते हैं सिग्नल प्रोवाइड करने में सेल्स को कि सेल्स तुम डिवाइड करो, इंजरी हुई है, हमें रीजनरेशन करना है। तो जहां इंजरी होती है वहां की जो नियर बाई रेजिडुअल सेल्स होती हैं, जो अनइंजर्ड होती हैं उस टिश्यू की, वो क्या करती हैं, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं। वो सेल्स जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं उसमें मेनली आती है मैक्रोफेजेस, बट मैक्रोफेजेस के अलावा कुछ अदर सेल्स लाइक एपिथेलियल सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स, ये भी क्या रिलीज करती हैं, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती हैं। अब ये एक तो ग्रोथ फैक्टर का रोल होता है सिग्नल ट्रांसमिशन में, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स के लिए। दूसरा, ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो उस टिश्यू फ्लूइड के अंदर, यानी कि वो रेजिडुअल सेल्स जिस टिश्यू फ्लूइड के अंदर है उस टिश्यू फ्लूइड में क्या होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन होती हैं। तो ये ग्रोथ में फैक्टर्स क्या करते हैं, इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन से जाके बाइंड करते हैं, और जैसे ये जाके बाइंड करते हैं एक एक्टिवेटिंग सिग्नलिंग पाथवे जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये एक्टिवेटिंग सिग्नलिंग पाथवे क्या करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन को एक्टिवेट कर देता है,
और जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन एक्टिवेट होता है, जो सेल्स होती हैं वो डिवीजन करना स्टार्ट करती हैं, यानी कि उनके अंदर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू रीजनरेशन की, तो जो टिश्यू का जो रीजनरेशन है उसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे लिवर का रीजनरेशन का, क्योंकि जो लिवर होता है उसके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है रीजनरेट की। और क्यों होती है, तो मैंने बताया था कि रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है उसके होने के दो मेन रीजन है। एक कि जो उसकी लोकल सेल्स हैं, जो रेजिडुअल सेल्स हैं या रेमिनेंट सेल्स हैं, उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी अच्छी हो। तो यहाँ लिवर के अंदर जो सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। तो हेपेटोसाइट्स के अंदर अच्छी कैपेसिटी होती है प्रोलिफरेशन की या सेल डिवीजन की। दूसरा, लिवर के अंदर स्टेम सेल्स भी पाई जाती हैं, वो भी क्या करती हैं, जरूरत पड़ने पर टिश्यू रीजनरेशन में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें उन सेल्स के द्वारा, यानी रेमिनेंट सेल के द्वारा कैसे रीजनरेशन होता है। तो पहला केस तो यह है कि जो प्रोलिफरेशन ऑफ रिमेनिंग हेपेटोसाइट्स, तो इंजरी के बाद जो हेपेटोसाइट्स रह गई हैं, रिमेनेंट जो हेपेटोसाइट्स हैं, वो कैसे प्रोलिफरेशन करेंगी, वो हेल्प करेंगी। दूसरा, अगर ये कैपेबल नहीं होती हैं, ये नहीं कर पाती हैं, तो दूसरा फिर कौन आएगा, रिपेयरिंग बाई या फिर रीजनरेशन बाई प्रोजेनाइटर सेल्स या फिर स्टेम सेल्स। तो पहले जो रेमिनेंट सेल्स हैं या रेजिडुअल सेल्स हैं वो कैसे परफॉर्म करती हैं वो समझते हैं। तो जो रिमेनिंग हेपेटोसाइट्स हैं या रेमिनेंट सेल्स हैं वो 3 फेज में जाती हैं। 3 फेजेस में जाके वो क्या करती हैं, इस रीजनरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। पहला फेज है प्राइमिंग फेज, दूसरा फेज है ग्रोथ फेज एंड तीसरा फेज है टर्मिनेशन फेज। चलिए प्राइमिंग फेज से स्टार्ट करते हैं कि कैसे रीजनरेशन स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए कहीं भी क्या होती है, आपको इंजरी देखने को मिलती है, तो जहां भी आपको इंजरी देखने को मिलती है उस एरिया की जो लोकल सेल्स होती हैं, लाइक टी हेल्पर सेल्स, मास्ट सेल्स, ठीक है, उस एरिया की जो लोकल सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं एक साइटोकाइन जिसका नाम है टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर क्या करता है, उस एरिया की जो मैक्रोफेजेस होती हैं जिनको हम कुफर सेल्स बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे लिवर के अंदर जो मैक्रोफेजेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कफर सेल्स बोलते हैं। तो ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो टी हेल्पर सेल या मास्ट सेल से निकला है, जो उस लोकल टिश्यू में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये टीएनएफ फैक्टर क्या करता है, मैक्रोफेजेस पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, मैक्रोफेजेस पे। जब ये मैक्रोफेजेस पे एक्ट करता है तो मैक्रोफेजेस से रिलीज होता है इंटरल्यूकिन 6। क्या रिलीज होता है, इंटरल्यूकिन 6। आई रिपीट अगेन, आपके कहीं इंजरी हुई थी, इंजरी होने से उसकी जो लोकल सेल्स थी वहां पे, लाइक टी हेल्पर सेल्स या मास्ट सेल्स, उन्होंने एक साइटोकाइन रिलीज किया जिसका नाम था टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो था वो एक्ट किया किस पे, कफर सेल्स पे या मैक्रोफेजेस पे। मैक्रोफेजेस ने रिलीज किया इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 जो था वो किस पे जाके एक्ट करेगा, इंटरल्यूकिन 6 जाके एक्ट करेगा रेमिनेंट सेल पे। किस पे जाके, रेमिनेंट सेल पे, जो बच गई सेल्स हैं, जो रेजिडुअल सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स हैं वो हैं, उन पे जाके एक्ट करेगा। जैसे ही उन पे जाके एक्ट करेगा तो ये जो हेपेटोसाइट्स हैं ये अपने रिसेप्टर्स एक्सपोज कर देती हैं। क्या कर देती हैं, यहां आप देख रहे हो, ये रिसेप्टर्स को एक्सपोज कर देती हैं, और रिसेप्टर्स के नाम है ईजीएफआर यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, और एचजीएफआर, एचजीएफआर मतलब हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। तो जैसे ही हेपेटोसाइट्स पे इंटरल्यूकिन 6 आया, उन्होंने अपने जो रिसेप्टर्स थे उनको एक्सपोज कर दिया, ईजीएफआर और एचजीएफआर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर और हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। जैसे ही इन्होंने ग्रोथ फैक्टर्स इन्होंने क्या किए, एक्सपोज किए, तो फिर ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, इनसे आके बाइंड करेंगे। तो ग्रोथ फैक्टर जो उस एरिया की जो लोकल सेल्स थी उनके द्वारा फॉर्म किए गए थे। मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ फैक्टर्स कौन बनाती हैं, मैक्रोफेजेस बनाती हैं, एंडोथेलियल सेल्स बनाती हैं और स्ट्रोमल सेल्स बनाती हैं। तो एंडोथेलियल सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स और मैक्रोफेज सेल्स ने जो भी ग्रोथ फैक्टर्स बनाए थे, वो ग्रोथ फैक्टर्स इन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से जाके क्या होंगे, बाइंड होंगे। जैसे अगर मान लीजिए ईजीएफआर है, तो ईजीएफआर से कौन बाइंड होगा, ईजीएफ, यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो होगा वो बाइंड होगा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से। उसी तरीके से जो एचजीएफ होगा, यानी कि हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर जो होगा वो जाके बाइंड होगा किससे, हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से। तो जैसे ये दोनों आपस में बाइंडिंग होगी इन दोनों की, तो क्या होगा कि जो हेपेटोसाइट्स थी जो पहले जी नॉट फेज में थी, यानी इनएक्टिव फेज में थी, वो जी नॉट फेज से किस में चली जाती हैं, G1 फेज में चली जाती हैं। और इस तरीके से जो था प्रोलिफरेशन की बात करी जाए या सेल डिवीजन की बात करें तो वो इनिशिएट हो जाता है। जब इनके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ग्रोथ फेज है, क्योंकि नंबर ऑफ जो सेल्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। एक बार सफिशिएंट अमाउंट में जब सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर ग्रोथ फेज रुक जाता है बाय द हेल्प ऑफ टीजीएफ बीटा। टीजीएफ बीटा जो है क्या है, साइटोकाइन है। ये जब एक्ट करते हैं तो फिर जो ग्रोथ है या जो सेल डिवीजन है ये क्या करता है, रुक जाता है। इट इज रिटर्न टू क्विसेंस, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हमें टिश्यू के अंदर रीजनरेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर वहीं बात करें कि अगर रीजनरेशन इन रेमिनेंट सेल्स के द्वारा पॉसिबल ना हो, यानी जो रेमिनेंट सेल्स हैं
वो इतनी बची नहीं है कि वो रीजनरेशन पॉसिबल कर सके। तो हम क्या करेंगे, जब टिश्यू के अंदर रिमनेंट सेल नहीं कर पाती हैं रीजनरेशन, तो फिर उस टिश्यू के अंदर जो स्टेम सेल्स होती हैं या प्रोजेनाइटर सेल्स जो होती हैं, उनकी हेल्प ली जाती है। किसके लिए? टिश्यू के अंदर रीजनरेशन के लिए। तो जो हमारा पहला केस, रीजनरेशन और प्रोलिफरेशन कैपेसिटी ऑफ हेपेटोसाइट्स, ये वर्क नहीं करती हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेनाइटर सेल्स की हेल्प लेते हैं। ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है? अगर कहीं भी क्रोनिक लिवर इंजरी हुई हो या फिर क्रोनिक लिवर इन्फ्लेमेशन हुआ हो, तो वहां हमें ये देखने को मिलता है कि जो रिमनेंट सेल्स होती हैं वो नहीं हेल्प कर पाती हैं, और हम उसके लिए प्रोजेनाइटर सेल्स या स्टेम सेल्स की हेल्प लेते हैं। प्रोजेनाइटर सेल्स या स्टेम सेल्स हमको कहां देखने को मिलेंगी? मान लीजिए आपकी बाइल कैनालिकुलस है, यहां जब आप देखेंगे तो यहाँ एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं कैनाल ऑफ हेरिंग। कैनाल ऑफ हेरिंग में क्या प्रेजेंट के एरिया में क्या प्रेजेंट होती हैं? स्टेम सेल्स होती हैं। ये स्टेम सेल्स डिवाइड करती हैं और सेल्स जो इनसे प्रोड्यूस होती हैं वो मैच्योर होती हैं। मैच्योर करके क्या कर देती हैं? रीजनरेशन प्रोड्यूस कर देती हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रीजनरेशन टेक्निक, जो या तो रेमिनेंट सेल की हेल्प से हो रहा था या फिर स्टेम सेल्स की हेल्प से हो रहा था। सो अब वी विल नेक्स्ट फॉरवर्ड अबाउट द स्कार फॉर्मेशन। तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि हमारी जो इंजरी हुई है, ठीक है, अगर वो माइल्ड है, कैसी है वो, अगर माइल्ड है तो हम क्या करेंगे? रीजनरेशन करेंगे। और अगर इंजरी कैसी है? सीवियर है, तो हम क्या करेंगे? स्कार फॉर्मेशन। रीजनरेशन में क्या होता था कि जो सेल्स थी वो डिवाइड करती थी और एरिया को हील कर देती थी या रिस्टोर कर लेती थी। लेकिन स्कार फॉर्मेशन के केस में सेल जो होती हैं वो डिवाइड नहीं कर पाती हैं। वहां पे क्या होता है? उस अफेक्टेड पार्ट में कनेक्टेड टिश्यू को फिल कर दिया जाता है, जिससे कि हम रिपेयरिंग या फिर हीलिंग कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में अबाउट स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? चलिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्कार फॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं स्कार फॉर्मेशन के बारे में। ओके, चलिए पहुंचते हैं स्कार फॉर्मेशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट स्कार फॉर्मेशन। तो स्कार फॉर्मेशन क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि स्कार फॉर्मेशन वहां होगा जहां इंजरी कैसी होगी? सीवियर होगी, और हीलिंग और रिपेयरिंग रीजनरेशन से पॉसिबल नहीं है या फिर इनसफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे? रिपेयरिंग करेंगे बाई कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन। उस एरिया में कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन करेंगे। अब हम बात करें वो सेल्स जो स्कार फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। तो मैंने आपको बताया था स्कार फॉर्मेशन में मेनली कौन हेल्प करता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल हेल्प करती हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करती हैं? उस एरिया में कोलेजन प्रोटीन्स का और अदर कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करा के उनका डिपोजिशन कराती हैं। इसके साथ साथ इनकी हेल्प करती हैं कौन? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में भी कौन सी? M2 मैक्रोफेजेस। अगर आपको याद हो तो मैंने जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इन्फ्लेमेशन के थ्रू जो ऑफेंडिंग एजेंट था या जो कोई भी पॉजिटिव एजेंट था इंजरी का, वो अगर एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो एलिमिनेशन के बाद हम क्या करेंगे? उस इन्फ्लेमेशन को शांत करेंगे, स्टॉप करेंगे। इसमें हेल्प करता है हमारी जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं, वो रिलीज करती हैं इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13। वो क्या करते हैं? हमारी M2 मैक्रोफेजेस को जाके एक्टिवेट करते हैं, और M2 मैक्रोफेजेस क्या करती हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जनरेट करती हैं, यानी इन्फ्लेमेशन को रोकती हैं और उस एरिया में टिश्यू रिपेयरिंग या फाइब्रोसिस कराती हैं। तो यहाँ आप 3 सेल्स की हेल्प देख रहे हैं। एक तो टी हेल्पर सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट्स, दूसरा किसकी हेल्प ले रहे हैं हम? मैक्रोफेजेस की। और मैक्रोफेजेस में भी कौन सी? M2 मैक्रोफेजेस, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। और तीसरी सेल्स जो फाइब्रोसिस कराएंगी, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट। तो स्कार फॉर्मेशन में 3 तरह की सेल्स हेल्प करती हैं। ठीक है, जब मैंने आपको रीजनरेशन बताया था, तो रीजनरेशन में 2 तरह की सेल्स थी। एक तो रेमिनेंट सेल्स हेल्प करती हैं, दूसरा वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हेल्प करती हैं। ठीक है, याद करो मैंने जब पढ़ाया था। अच्छा, मैंने अब बात करेंगे वो टिश्यू जिसके अंदर स्कार फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हमने 3 तरह के टिश्यू पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था लेबाइल टिश्यू, ठीक है, एक पढ़ाया था हमने स्टेबल टिश्यू, और तीसरा हमने पढ़वाया था परमानेंट टिश्यू। तो लेबाइल टिश्यू और स्टेबल टिश्यू ये रीजनरेशन वाले थे। ठीक है, इनके अंदर रीजनरेशन होता है। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, जिनकी सेल्स के अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है पोस्ट नेटल, वो क्या शो करते हैं? स्कार फॉर्मेशन शो करते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू जिनकी सेल्स के पास प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी नहीं है, लाइक कार्डियक मसल्स का टिश्यू या फिर ब्रेन के अंदर न्यूरोनल टिश्यू या फिर स्केलेटल मसल का टिश्यू, ठीक है, इनके पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, तो दे विल परफॉर्म स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब हम बात करें स्टेप्स इन स्कार फॉर्मेशन। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं स्कार फॉर्मेशन में? तो एक एक करके सारे स्टेप देख लेते हैं। तो मान लीजिए पहले कोई आपका नॉर्मल टिश्यू था, नॉर्मल टिश्यू के अंदर क्या हुई? इंजरी हुई आपकी। ठीक है, जैसे इंजरी होगी तो सबसे पहली कोशिश होती है कि जो ब्लीडिंग है उसको रोका जाए, और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं? हीमोस्टैटिक प्लग बनाते हैं, या फिर आपके ये ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, ब्लड रोकने की कोशिश होगी, उसके बाद क्या करेंगे? वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, यानी जो भी आपका पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है,
उस कॉजेटिव एजेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी, और ये किसके थ्रू हेल्प होगा? विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लेमेशन। एक बार आपने कॉजेटिव एजेंट हटा दिया या फिर जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा था वो पैथोजन किल कर दिया, तो आप उस एरिया की अब क्या करेंगे? रिपेयरिंग। तो यहां से अब आपका क्या स्टार्ट होगा? रिपेयरिंग स्टार्ट होगी या फिर हीलिंग स्टार्ट होगी। तो हीलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले होता है एंजियोजेनेसिस। जो अफेक्टेड पार्ट है उस पार्ट में हम क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको रिपेयरिंग करनी है। रिपेयरिंग करने के लिए सेल आपको क्या चाहिए कि उस एरिया में फूड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई रिच हो, ताकि हम अच्छे से उस एरिया में क्या कर पाए? रिपेयरिंग कर पाए। ठीक है, एंजियोजेनेसिस होगी, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो गया वहां पे। अब होगा वहां पे फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या हॉलमार्क स्टेप है किसका? रिपेयरिंग का, या फिर आपके ये स्कार फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या है? इस केस में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन होता है। वो भी जो एम्प्टी स्पेस था, जो इंजरी की वजह से एम्प्टी हो गया था, जिसके अंदर अब सेल्स का रीजनरेशन भी पॉसिबल नहीं है, सेल डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है, उस एरिया में क्या होगा? यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन किया जाएगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का एक बार डिपोजिशन हो गया तो उस कनेक्टिव टिश्यू को अब रीऑर्गेनाइज करा जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में पैटर्न, एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में सेट किया जाएगा, ताकि उस टिश्यू की क्या की जाए? फिलिंग की जाए। तो उसको हम बोलेंगे रीमॉडलिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो एक बार ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू का, तो फिर क्या हो जाएगा? उसकी रीमॉडलिंग करने पे, यानी उसकी ऑर्गेनाइजेशन करने पे क्या हो जाएगा? स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हमने इन्फ्लेमेशन तो पहले पढ़ रखा है, तो हम ये तीन जो इसमें स्टेप है, एंजियोजेनेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू और रीमॉडलिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इन तीन टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये रिपेयरिंग के पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं एंजियोजेनेसिस के बारे में। तो एंजियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स एट द साइट ऑफ इंजरी। तो प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स से नई ब्लड वेसल्स का बनना क्या कहलाता है? एंजियोजेनेसिस कहलाता है। यहां आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपकी प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल है, और इससे न्यू ब्लड वेसल का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? ताकि उस एरिया में क्या हो सके? न्यूट्रिएंट्स की और फूड की सप्लाई अच्छे से हो सके, ताकि रिपेयरिंग अच्छे से पॉसिबल हो सके। न्यू ब्लड वेसल्स के हेल्प फॉर्मेशन में जो ग्रोथ फैक्टर हेल्प करेंगे वो है VEGF, दैट इज वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ओके, अब एंजियोजेनेसिस और वेस्कुलोजेनेसिस में क्या अंतर है? जब ब्लड वेसल का फॉर्मेशन आपकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, और कहां से होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेस्कुलोजेनेसिस। लेकिन अगर ब्लड वेसल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल से हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंजियोजेनेसिस। ठीक है, तो हमने एंजियोजेनेसिस खत्म कर ली। नेक्स्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या है? वो जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है टिश्यू इंजरी की वजह से, उसमें डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। ये कैसे परफॉर्म होता है? जब भी कहीं इंजरी होती है, तो इंजरी वाली जगह पे क्या होती हैं? टी हेल्पर 2 सेल्स होती हैं, वो रिलीज करती हैं इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। मैंने आपको बताया था कि इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 एक्टिवेट करते हैं एक मैक्रोफेजेस को, जो है M2 मैक्रोफेजेस, जिनको हम अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। जब ये रिलीज जब M2 मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होती हैं, तो ये रिलीज करती हैं क्या? TGF बीटा एंड ग्रोथ फैक्टर। TGF बीटा एंड ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं? इस इंजरी वाली जगह पे फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती हैं, स्पिंडल सेल जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, उनका माइग्रेशन करवाते हैं, यानी आसपास के एरिया से उस टिश्यू इंजरी वाली जगह पे फाइब्रोब्लास्ट सेल को बुलाते हैं। आई रिपीट अगेन, कहीं भी इंजरी हुई थी, उस इंजरी की जो लोकल सेल्स थी, टी हेल्पर सेल्स थी, वो रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। ये एक्टिवेट करते हैं किसको? M2 मैक्रोफेजेस को, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज। M2 मैक्रोफेज जब एक्टिवेट होती हैं, तो वो रिलीज करती हैं TGF बीटा एंड ग्रोथ फैक्टर। TGF बीटा एंड ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं? उस इंजरी वाली जगह पे आसपास की जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, स्पिंडल शेप्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, उनका माइग्रेशन करवाते हैं। क्या करते हैं? माइग्रेशन करवाते हैं, उन्हें बुलाते हैं, और इस टिश्यू वाली जगह पे बुला के उनको क्या करते हैं? उनसे प्रोलिफरेशन करवाते हैं। तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स वहां पे आके क्या करती हैं? प्रोलिफरेट करती हैं। प्रोलिफरेट करने के बाद जब ये अपना नंबर बढ़ा लेती हैं, फिर क्या करती हैं? ये उस एरिया में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि स्पेशली कोलेजन प्रोटीन्स और अदर कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो किसके थ्रू हेल्प से हो रहा है? फाइब्रोब्लास्ट सेल की हेल्प से। फाइब्रोब्लास्ट सेल का एक बार नंबर इंक्रीज हो गया, वो क्या करेंगी? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन बनाएंगी, कोलेजन और अदर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन बनाएंगी, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, ये उस एरिया वाली जगह पे अलॉन्ग विद दिस कनेक्टिव टिश्यू, अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स जो एंजियोजेनेसिस में फॉर्म हुई थी, और उस एरिया की जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ये सारे मिलकर क्या करेंगे? उस एरिया की फिलिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ने जो भी कनेक्टिव टिश्यूज बनाए, जो भी कोलेजन प्रोटीन बनाई, एंजियोजेनेसिस में जो ब्लड वेसल्स बनी,
और जो वहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स या मैक्रोफेजेस प्रेजेंट थी, ये सारे जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। या फिर आप कह दीजिए एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन हो रहा है। ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है ये पिंक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रेनुलर इन अपीयरेंस होता है, और ये कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ भी आपके वुंड है स्किन में, उसके स्कैप के अंदर, यानी एम्प्टी स्पेस के बॉटम बेस स्पेस पे, ठीक है। तो यहाँ आप इस डायग्राम में एग्जामिन कर सकते हैं कि यहाँ इंजरी हुई थी, तो इस इंजरी वाले एरिया में जो आपको ये पिंक पिंक दिख रहा है, बेसिकली ये क्या है, ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हमने बात करी ग्रेनुलर टिश्यू के फॉर्मेशन के बारे में। जब आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखोगे उस सेम चीज को, तो आपको दिखेगा कि आपको थिन वॉल्ड कैपिलरीज देखने को मिलेंगी। तो ये एंजियोजेनेसिस में जो आपको ब्लड वेजल्स फॉर्म हुई हैं वो देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट, स्पिंडल सेड फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिलेंगी, जो क्या करेंगी, ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। साथ ही साथ आपको टी हेल्पर सेल, मैक्रोफेजेस यानी कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी बहुत सारा देखने को मिलेंगी। बीच में जो व्हाइट स्पेस क्रिएट हो रहा है, बेसिकली ये इडिमा है। क्या है, इडिमा, ठीक है, जो प्लाज्मा कंटेंट है वो बाहर आ चुका है। नाउ ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया, 3 स्टेप थे, एंजियोजेनेसिस जो हमको पढ़ना था, दूसरा हमको ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन पढ़ना था, तीसरा हम बात करेंगे अब कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन तो हो गया, अब इसकी क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, रीऑर्गेनाइजेशन होगी, सही से इसको सेट किया जाएगा ताकि फाइब्रस स्कार का फॉर्मेशन हो सके। तो द नेक्स्ट इज रीमॉडलिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो रीमॉडलिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ने कनेक्टिव टिश्यू बनाया था, उस कनेक्टिव टिश्यू का पहली बार तो अमाउंट इंक्रीज होगा ग्रेनुलेशन टिश्यू में। एक बार जब अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो फिर इसकी क्या होगी, रीऑर्गेनाइजेशन होगी कनेक्टिव टिश्यू की उस एम्प्टी स्पेस में या फिर उस इंजरी वाले रीजन में, जिसको हम रीमॉडलिंग बोलेंगे। और इस तरीके से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फाइब्रस स्कार। इस तरीके से स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा, फाइब्रस स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फाइब्रस स्कार इज नोन एज फाइब्रोसिस। इसको अगर आप जब स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब उस टिश्यू वाले पार्ट को जब आप ट्राइकोम स्टेन की हेल्प से देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब जो रीजन दिख रहा है ये क्या है, ये सारा फाइब्रस स्कार है, ठीक है। यहाँ आपको जो बीच बीच में ये दिख रहे हैं व्हाइट, ये बेसिकली क्या है, ये आपको ब्लड वेजल्स दिख रही हैं, ठीक है, स्कैटर्ड वस्कुलर चैनल्स हैं, न्यूली फाउंड ब्लड वेजल्स हैं, ओके। दिस वाज अबाउट द स्कार फॉर्मेशन। अब मैं पूरे इस जो भी मैंने पूरा पढ़ा है, इसको मैं एक डायग्राम में अगर खत्म करना चाहूँ तो मैं यहाँ से खत्म कर सकता हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी एपिथेलियल सेल्स थी, ठीक है। इसके अंदर क्या हुई, इंजरी हुई। अगर इंजरी लिमिटेड थी, मतलब माइल्ड इंजरी थी, तो जो इंजरी वाला जो रीजन था वहां पे क्या परफॉर्म हुआ, रीजनरेशन परफॉर्म हुआ। यहाँ की जो सेल्स थी उनके अंदर सेल डिवीजन हुआ, प्रोलिफरेशन हुआ, और आपका जो टिश्यू था वो वापस क्या कर लिया गया, रीजनरेट कर लिया गया। लेकिन मान लीजिए जो इंजरी थी वो कैसी थी, सीवियर थी, ठीक है। अगर सीवियर इंजरी थी तो वहां पे पहले इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन की हेल्प से उस ऑफेंडिंग एजेंट को या इन्फेक्शियस एजेंट को रिमूव किया जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होगी वहां पे रिपेयरिंग। रिपेयरिंग में जो हेल्प करेंगी वो है मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट। ये 3 सेल्स हेल्प करती हैं। ये इन 3 सेल्स की हेल्प से वहां पे क्या होगा, इस स्कार का फॉर्मेशन होगा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्कार फॉर्मेशन इज नोन एज फाइब्रोसिस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टिश्यू रिपेयर। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।